नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। आज एक ऐसे विषय पे हम लोग मंथन करेंगे जो पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित हैं। कि विषय ऐसा है जो वर्तमान में जो बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, पूरा साइबर फ्रॉड, साइबर अपराध इतना अधिक बढ़ता चला जा रहा है कि सरकार के द्वारा एक साइबर थाना प्रत्येक जनपद में स्थापित करना पड़ गया। तो स्थिति बड़ी विखंडित है, बहुत गंभीर है और बहुत सोचनीय है। तो जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि हम उस साइबर अपराध के विषय में जो दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता चला जा रहा है, हम उस पर मंथन करें और उस मंथन करते करते हम उन विषयों पर भी मंथन करें कि जिसके कारण ये साइबर अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो गुरु जी, पहले साइबर अपराधी तो होते थे, लेकिन वो अपराधी जो है केवल बैंकिंग व्यवस्था से ही जुड़ाव रखते थे। मीन्स यदि कोई फ्रॉड किया है और बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से फ्रॉड हुआ, तो फ्रॉड होने के बाद में उसको सामान्य थाना, चूंकि साइबर फ्रॉड थाना होता नहीं था, एक्सपर्ट नहीं होते थे, तो वो सब फ्रॉड हो जाता था। फ्रॉड में पता नहीं लगती थी, लोगों को लुट गए, पिट गए, सब अखबार में खबरें आ गई, साहब वो फलानी जगह का इतना पैसा उसका निकाल लिया, इतना उसने ऑनलाइन डलवा लिया, उसके साथ इतनी ठगी हो गई। ये सब एक सामान्य और आम बात बन के रह जाती थी। लेकिन जब ये दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ता चला गया, तो एक सरकार ने भी पूरा इस पे जो है बड़ा गहनता से दृष्टिपात किया और उसका अध्ययन किया और उसका अवलोकन किया। पूरा करते हुए फिर इसमें एक जो भी साइबर एक्सपर्ट हैं, मीन्स जो भी इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉडिंग के विषय में जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो और चाहे किसी भी प्रकार के जो भी एक्सपर्ट हो, इस तरह के जो दक्षता हासिल रखते हैं, उन लोगों को सरकार ने एक अलग डिपार्टमेंट बना करके पहले इसको क्राइम से जोड़ा। मीन्स अपराध शाखा एक होती है प्रत्येक जनपद में, तो अपराध शाखा से जोड़ा। और फिर जब देखा कि अपराध के साथ लगातार केवल और केवल अगर जो देखे जाए तो साइबर अपराध बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, तो फिर इसके लिए भी एक अलग थाना सुनिश्चित कर दिया। तो एक अलग थाना इस समय, जैसे यहाँ जनपद बुलंदशहर की मैं बात करूं तो यहाँ पुलिस थाना हमारा पुलिस लाइन में साइबर थाना है, जिसके वर्तमान में राम खिलाड़ी यादव थाना प्रभारी है। तो उसमें जब ये देखा, फिर उसको देखा कि एक बड़े स्टेज पर भी, पूरा बड़े स्तर पे भी पूरा रैकेट चल रहा है, बड़े मामले चल रहे हैं, तो उनको गृह मंत्रालय ने अपने यहाँ टच करके और इसमें एक एग्जाम के माध्यम से पूरा एक एग्जाम कराया उसका, और उसमें फिर एक साइबर कमांडो नाम से, साइबर कमांडो एक पद सुनिश्चित किया और उस पे साइबर कमांडो की भर्ती की। तो साइबर कमांडो का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जहां भी आवश्यकता होम मिनिस्ट्री को होती है, उस संबंधित नियरेस्ट जो भी वो उपलब्धता महसूस करते हैं या जो भी आवश्यकता महसूस करते हैं होम मिनिस्ट्री वाले, तो गृह मंत्रालय भारत सरकार उससे सीधे टच करके कहीं को भी उसे भेज सकर के उससे काम ले सकती है। इसी क्रम में मैं अभी आपको एक नया ताजा स्थिति बताऊं। एक बंधन बैंक है जो इस समय अस्तित्व में है जनपद बुलंदशहर में, और जल्दी ही आया। वो निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए भारत में प्रतिस्थापित हुआ है, अपने आप को उसने स्थापित किया है। तो लेकिन बैंक बहुत अच्छा है, लेकिन सारे जो अंदर के जो कर्मचारी हैं, सारी की सारी व्यवस्था को देखने वाले सारे के सारे लोग, तो उसमें कुछ लोगों ने प्राइवेट कुछ व्यक्तियों से सानिध्य स्थापित करते हुए उन खातों को आइडेंटिफाई किया कि जिन खातों में लगातार बैंक से संचालन, निकासी का और जमा का नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया। 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष जिसमें व्यतीत हो गए हैं खाते बंद को, तो उन बंद खातों को आइडेंटिफाई करके और उसमें स्वयं ही अपने ही जो कर्मचारी थे वो लेकर के, एक ग्रेड से लेकर के और लास्ट में मैनेजर तक के, वो सब लोग इन्वॉल्व हुए। और कुछ उसमें प्राइवेट लोगों भी जो ऐसे थे जो फ्रॉड करते थे, ऑनलाइन ठगी करते थे, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सब पैसा इधर से उधर करते थे। तो उन सब लोगों को कनेक्ट करके एक एप्लीकेशन मूव करते थे उसमें कि खाता नंबर चेंज कर दिया जाए, और ये खाता नंबर चेंज करके वो मोबाइल नंबर चेंज कर दिया जाए, सॉरी, और मोबाइल नंबर को इसको हमारा मोबाइल नंबर इसमें अब ये है, ये लगा दिया जाए। वो एप्लीकेशन खाता धारक की ही तरफ से दी जाती थी। तो वो खाता धारक की तरफ से जो एप्लीकेशन दी जाती थी, तो उस खाता धारक की एप्लीकेशन को फर्जी हस्ताक्षर के बाद भी उसमें वो वहीं पे दूसरे कैशियर के पास भेज दिया जाता था,
वो भी हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर देता था, आइडेंटिफाई कर देता था। उसके बाद बैंक मैनेजर से संतुष्टि की जाती थी, वो भी आइडेंटिफाई कर देता था, और उसी के बेस पे जो पुराना मोबाइल नंबर था उसको हटा करके नवीन मोबाइल नंबर उसमें दर्ज कर दिया जाता था। और नवीन मोबाइल नंबर जो दर्ज होता था, उस नवीन मोबाइल दर्ज के सापेक्ष ही उसके फिर इंटरनेट बैंकिंग चालू करने के लिए नेट बैंकिंग कर दी जाए, हमारे खाते पे सुविधा दे दी जाए, उसको फिर एक एप्लीकेशन और मूव की जाती थी, और वो भी उसी माध्यम से एप्लीकेशन मूव होकर के और वो भी नेट बैंकिंग उस पर चालू कर दी जाती थी। आईडी पासवर्ड जनरेट हुआ और उसके बाद में वो खाते जो थे उससे नेट बैंकिंग के माध्यम से 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख और लगातार मूवमेंट स्थिति करोड़ों रुपए तक चली गई। तो वो खाते को ट्रांसफर कर लिया जाता था, पेमेंट को अपने जो भी अपने संपर्कशील लोगों के खाते थे, जो भी विश्वसनीय लोगों के खाते थे, जो भी फ्रॉड तरीके से खुलवाए हुए खाते थे, उनमें सब में ट्रांसफर कर लेते थे। और उस ट्रांसफर करके जो एटीएम्स थे, तो उस एटीएम वगैरह को चेकबुक के माध्यम से, पासबुक के माध्यम से, उससे फिर पेमेंट को अपने जेब में ले लेते थे। तो ये घूम करके पूरी प्रोसेस जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत एक असलम नाम के कोई व्यक्ति यहाँ पे बुलंदशहर के थे, जो इनका चारपाई, लोहे की चारपाई होती है जो लोहे की, उसे बनाने का उनका काम था। तो उनका यहाँ बचत खाता था, और उसका बचत खाते के सापेक्ष उनका जो भी गाड़ी कमाई थी अपनी, वो बंधन बैंक में यहाँ जमा करते रहे। लेकिन उन्होंने लगातार फिर वो जो घाटा आ गया, घाटा आने के बाद वो बाहर चले गए कहीं दूसरी जगह, तो लेकिन जो खाता था इनका उसको ऑपरेट नहीं कर पाए, तो खाता वो बंद हो गया। उस बंद खाते पे भी इन्होंने जो सेंध लगाई और सेंध लगा करके उनके खाते को पूरे को साफ कर दिया। तो उनको असलम को जब ये पता लगा, बाद में जब वो आए आकर के देखा खाते में, तो खाते में कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दे करके थाना प्रभारी जो संबंधित साइबर थाना है उनको दी। और उसमें जब जांच शुरू हुई, तो जांच शुरू होने के बाद उस समय एफआईआर जो दर्ज हुई वो तो अज्ञात व्यक्ति के नाम पे दर्ज हुई कि किसी व्यक्ति ने साइबर फ्रॉड करके मेरे साथ ठगी कर ली है। लेकिन जब बाद में पता लगा, जांच हुई, तो उसमें 4 लोग तो बैंक के कर्मी थे, जो उनको तत्काल वहीं से उठा करके बैंक से या तुरंत जेल भेजा गया। उसमें एक व्यक्ति एक ऐसा भी था गुरुजी, जो वहां से हट करके, और उज्जीवन एक बैंक है, स्मॉल जो भी फाइनेंस कंपनी है या बैंक है, उसमें उज्जीवन नाम से है वो संस्था, वो भी काम कर रही है जनपद बुलंदशहर में। तो उसमें वो मैनेजर हो गए थे, या मैनेजर हुए क्या हुए, तो वहां से भी उज्जीवन से भी एक कर्मचारी को पकड़ के उसको भी जेल भेजा गया। अब इसमें स्थिति जब रैकेट खुलना शुरू हुआ, तो रैकेट खुलते खुलते स्थिति इतनी उत्पन्न हो गई कि इसमें जो बैंक के कर्मचारी थे उनको वो डायरेक्ट काम नहीं करके, वो जो भी उनके गुर्गे इधर उधर बैठते थे, जो लैपटॉप इत्यादि की सारी सुविधाओं से सुसज्जित थे, सुयोजित थे पूरा, तो वो पूरा दक्षता हासिल रखते थे, इंटरनेट, नेट बैंकिंग, बवाल, ये सब इधर उधर से, तो उनको सब संपर्क साधते थे, उन्हीं को फर्जी तरीके के सिम, फर्जी आईडी के माध्यम से दे करके, और उस पेमेंट को जो निकासी कराते थे, तो वो सब फर्जीवाड़े के तहत जब सामने प्रकाश में आया, तो बहुत सारे लोग उनके सामने इस समय लिस्ट में आ गए कि जिनका कहीं ना कहीं रोल उसमें इन्वॉल्व हुआ। तो इस तरह से ये महसूस, अब ये वर्तमान की स्थिति ऐसी महसूस होती है कि गुरुजी के बैंकिंग पे, जिसमें भगवान के बाद में लगभग सबसे ज्यादा विश्वास, परिवार के सबसे ज्यादा, परिवार से भी कहीं अधिक अगर जो विश्वास है, तो वो केवल बैंक व्यक्ति। और चूंकि इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्न करता है, भारत सरकार गवर्न करती है इनको, ये केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत बनी हुई संस्थाएं हैं, तो इन पे इसलिए जो है विश्वास होता है, चूंकि सरकार पे विश्वास है, शासन पे विश्वास है, सत्ता पे विश्वास है, तो इसलिए इन पे बैंकिंग प्रक्रिया पर भी पूर्णतः विश्वास और आश्वस्त होता है व्यक्ति। तो उस आश्वस्तता के सापेक्ष अगर जो इस तरह का जो भी कुकृत्य हैं, ये खातों में सेंध लगा करके जो जीवन की गाढ़ी कमाइयां हैं, ये सब खत्म कर ली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हद तक ये उन बैंक की पूर्ण पारदर्शी और पवित्र विश्वसनीयता है, वो भी उस पर कुठारघात हमला है, उस पर भी कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो जहां तक मेरा मानना है, अभी जांच जारी है और जांच चल रही है। उस जांच में जो जो मैक्सिमम स्थिति दोषी पाए जा रहे हैं, उनके यहाँ लगातार दबिशें दी जा रही हैं, पकड़े जा रहे हैं, सामने साफ और सुस्पष्ट सामने प्रमाण उसके आ रहे हैं। तो मेरा जहां तक मानना है गुरुजी के, अगर जो कोई स्थिति वर्तमान में ऐसी लगती है कि हमारा कोई भी बच्चा है और वो लगातार लैपटॉप इत्यादि के माध्यम से अपने जीवन की नैया को चला रहा है, देख रहा है, लगातार बैठा है 2-2, 4-4, 6 घंटे, 8-8 घंटे एकांतवास में बैठ रहा है, तो उस पर भी हमारे माँ बापों का फर्ज है कि उस पर भी नजर निगरानी होनी चाहिए। कभी कभी स्थिति ये लगती है कि हमारा बच्चा तो फलानी जगह जो है नौकरी में है, बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल, और वर्क फ्रॉम होम कर रहा है साहब, तो वर्क फ्रॉम होम जो हो रहा है, तो उस पर माँ बापों का भी प्रथम कर्तव्य है कि उस पर भी नजर डालनी चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम ये
उस कंपनी से संबंधित हो रहा है या इस तरह के जो फ्रॉडबाजी हो रही है उनसे संबंधित हो रहा है। क्योंकि ऐसे लैपटॉप चलाने वाले, ऐसे वर्क फ्रॉम होम करने वाले और ऐसे नवीन युवा ऐसे बहुत सारे इस पकड़ में ऐसी ही इसी मुकदमा अपराध संख्या के सापेक्ष, जिसका मुकदमा अपराध संख्या जो साइबर थाना में दर्ज है उसका नंबर है 15/2024। तो इसमें जो भी पकड़ में सब लोग ये आ रहे हैं तो ये केवल इनका यही काम है, यही कुकृत्य है। तो मेरे माता पिताओं से, उन समस्त भाइयों से, बहनों से, समस्त उन सभी परिजनों से मेरा विनम्र अनुग्रह है कि वो सब अपने जो जवान बच्चा है, युवावस्था का है और जो एकांत में बैठ करके कोई भी ऐसी वो कर रहा है, मोबाइल इत्यादि चला रहा है, तो उस पर विशेष निगरानी रखें, विशेष गौर रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सभी से विनम्र अनुग्रता के साथ जो भी मैंने जिस विषय पे दृष्टिपात किया है उसको देखने, पढ़ने, सुनने और समझने के आशा और विश्वास के साथ और पूरी उम्मीद के साथ मैं कल एक नवीन विषय के लेकर के फिर पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं लेता हूं विदाई। आपसे नमस्कार।